नमस्कार दोस्त। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है धारा परिपथ तथा किरचॉफ के नियम। और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग क्या समझते हैं, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल में संबंध समझेंगे और परिपथ में धारा यानी सेल के द्वारा जो हमें परिपथ में धारा प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, विभवांतर की हम लोग चर्चा करेंगे। और जो है हम वैद्युत सेलों को जोड़ करके देखेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इन सभी चीज़ों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। यदि आप वीडियो को छोड़ रहे हैं तो आप अपने साथ दगाबाजी कर रहे हैं, तो एक ध्यान रखें, एक तरफ से प्रत्येक वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड को रफ करके स्टार्ट करते हैं। चलिए, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। टर्मिनल मतलब होता है सिरे, टर्मिनल मतलब होता है सिरे। तो टर्मिनल विभवांतर की डिफिनीशन क्या होती है, यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने ये कोई हमारा चालक है, ये कोई हमारा चालक है और एक क्यू आवेश मान लेते हैं, कोई क्यू आवेश है और इस क्यू आवेश को सिरे 1 से सिरे 2 तक, सिरे 1 से सिरे 2 तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। यानी लिखना चाहें, जैसे मान लेते हैं कोई एक आवेश यानी क्यू आवेश को हम लेकर जा रहे हैं सिरे 1 से सिरे 2 की ओर, तो जो है इसके द्वारा कुछ भाई बल लगाना पड़ेगा। बाह्य बैटरी कुछ ना कुछ बल लगाएगी, तो वो लगने वाला वैद्युत वाहक बल E बराबर होता है, E बराबर होता है W/Q। E बराबर क्या होता है, W/Q होता है। अच्छा, यदि कहीं पर ये देखिए एक यानी Q कूलाम आवेश के लिए बात की गई है और मान लेते हैं कहीं एक चालक ये दे दिया गया और इसमें एक ये प्रतिरोध जोड़ दिया गया, फिर दूसरा ये प्रतिरोध जोड़ दिया गया, तीसरा फिर प्रतिरोध जोड़ दिया गया, चौथा ये प्रतिरोध, बहुत से यहाँ पर प्रतिरोध जोड़े गए। अब मान लेते हैं यहाँ से Q आवेश को हमें यहाँ तक पहुँचाना है, Q आवेश को हमें यहाँ तक पहुँचाना है, तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, मैंने मान लिया ये हमारा प्रतिरोध जो है मान लेते हैं R1 है और ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3 और ये हमारा प्रतिरोध R4 है। अब इस आवेश को यानी ये जो Q आवेश है इसको इस सिरे से इस सिरे तक ले जाने के लिए मान लेते हैं हमें कार्य करना पड़ रहा है W1। यहाँ पर मैंने मान लिया W1 कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने मान लिया W2 कार्य करना पड़ रहा है, यहाँ पर W3 और यहाँ पर W4, यानी ये हमें कार्य करना पड़ रहा है। अब यदि हम कह दें कि परिपथ A और B, परिपथ A और B के बीच टर्मिनल विभवांतर क्या होगा, परिपथ A और B के बीच जो है टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। देखें, इसमें ध्यान रखेंगे टर्मिनल विभवांतर, क्योंकि यदि कहीं पर हमें यानी E बराबर निकालना पड़ जाए तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे W1/Q, क्योंकि किया गया कार्य यानी प्रतिरोध R1 के सिरों पर किया गया कार्य W1/Q है और इसी प्रकार यहाँ पर W2/Q, क्योंकि यहाँ पर आवेश सभी में बराबर रहेगा। W3/Q, W4/Q, यानी जो टर्मिनल विभवांतर यानी विभव का जो अंतर आएगा, यानी सिरों के बीच जो विभव का अंतर आएगा, यदि बहुत से प्रतिरोध लगा रखे हैं तो उसके जो है परिणामी विभवांतर निकालेंगे तो V1, V2, V3, V4 इस प्रकार हम लोग निकालेंगे
किसे? विभवांतर को। ध्यान रखें, ये हम किसे निकालेंगे? विभवांतर को। ये चीज़ दिमाग में बसा लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? किसी परिपथ में किसी लिखेंगे आप, ये पूरा जितना लिखा है मैंने ये सब आप तो लिख ही लीजिएगा, ये टोटल लिखेंगे और फिर टर्मिनल विभवांतर की डेफिनेशन लिखें। मैं बोल रहा हूँ, किसी परिपथ में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य। प्रवाहित यानी किसी परिपथ में लिखेंगे, किसी परिपथ में किसी आवेश को किसी परिपथ में किसी आवेश को परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी किसी परिपथ में किसी एक आवेश को, यानी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ले जाने में एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक उसे ले जा रहे हैं, तो ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच, उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। टर्मिनल विभवांतर, यानी टर्मिनल मतलब होता है सिरे, तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब हमने क्या बताया, ये कोई चालक है, ये देखिए ये कोई चालक है और इस यानी Q आवेश को हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य क्या होता है हमारा? वही कार्य क्या कहलाता है? हमारा टर्मिनल विभवांतर। मान लेते हैं इसे हम E से डिनोट करते हैं और किया गया कार्य मान लेते हैं W है। Q किया गया कार्य जो हमारा W है, और किसे? यानी Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? W/Q, यानी टर्मिनल विभवांतर E बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं V। E बराबर V, यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, यानी वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर दोनों लगभग में बराबर ही होते हैं, क्योंकि दोनों की डिफिनीशन सेम ही है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था किसी एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी ले जाने में जो बल लगाना पड़ता है उसी बल को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं, और यहाँ पर जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, उसको हम लोग समझते हैं। डेरिवेशन नहीं, रिलेशन कह सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल के बीच संबंध देखेंगे। टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, हाँ, टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यानी टर्मिनल विभवांतर, और इन सभी में हम लोग संबंध समझेंगे। एक एक पॉइंट को कॉपी पे अपनी नोट करते रहेंगे, जिससे आपका नोट साथ में तैयार होता रहे। अब देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक सेल है,
ये मान ली मैंने एक सेल है और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल मैंने मान लिया वो E है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये इस प्रकार ये हमारी सेल है। और इसमें इसका जो आंतरिक प्रतिरोध देखिए, ये हमारी सेल है, ये अब मैं बना रहा हूँ सेल, ठीक है। इसमें आंतरिक प्रतिरोध ये कैप स्मॉल r, ये आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, इससे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया। बाह्य प्रतिरोध क्या किया, कैपिटल R ये जोड़ दिया। और ये बैटरी या सेल का पॉजिटिव हिस्सा है और ये नेगेटिव हिस्सा है। अब इन दोनों हिस्सों के बीच एक मैंने लगा दिया विभव मापी। एक क्या लगाया मैंने, विभव मापी यानी वोल्ट मीटर लगा दिया। ये मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया। और यहाँ पर एक धारा मापी लगा दी, यहाँ पर एक धारा मापी, ये हमने क्या की, धारा मापी लगा दी। अब देखिए धारा मापी लगाने इधर मैंने क्या की, एक कुंजी लगा दी। ये मैंने क्या की, कुंजी लगा दी, ये मैंने कुंजी लगा दी, ठीक है। ये हमारी कुंजी हो गई। अच्छा, इस फिगर को बना लीजिएगा और कुछ मैं थ्योरी बोल रहा हूँ उसे आप लोग लिख लें। एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल E, एक बैटरी जिसका वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r है। एक कुंजी K1 तथा बाह्य प्रतिरोध R से एक अमीटर को जोड़ा गया। यानी एक सेल जिसका वैद्युत वाहक बल E है, जिसका वैद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, उससे एक कुंजी तथा एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और एक अमीटर जोड़ा गया है। एक अमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सेल की दोनों प्लेटों के मध्य में, भाई एक ये इधर से प्लेट है और एक ये इधर से प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। जब हम कुंजी कुंजी K1 को बंद, देखिए अब मैंने, अभी ये ऑन है, अभी क्या है, खुली है। अब मैंने यहाँ पर ये बंद कर दी। अब जो कुंजी को मैंने बंद कर दिया तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। इसमें क्या हुई, धारा प्रवाहित होने लगी। और यहाँ पर अमीटर ने धारा मान ली मापी है I, धारा इसने अमीटर ने कितनी मापी, I। और उस समय विभव मापी में जो विभव था वो V था। उस समय विभव मापी में यानी वोल्ट मीटर में जो विभव था वो हमारा V प्रदर्शित किया। ये अब हम मान लेते हैं यहाँ से जो है I धारा T समय में प्रवाहित होती है। माना, भाई थ्योरी लिखने के पश्चात क्या लिखेंगे, माना परिपथ में सेल के द्वारा I धारा T समय में प्रवाहित होती है। T समय में प्रवाहित होती है। माना परिपथ में सेल के द्वारा I धारा T समय में परिपथ में प्रवाहित होती है तथा इस समय वोल्ट मीटर का पार्ट V है। भैया जब मैंने इस कुंडी को बंद किया, यानी कुंजी को बंद किया, तब क्या धारा I आई, इसमें जो है I प्रवाहित हुई। और उसके पश्चात जब धारा I प्रवाहित हुई और उस धारा को मैंने T समय तक प्रवाहित किया, जब मैंने धारा को T समय तक प्रवाहित किया, उस समय जो वोल्ट मीटर का जो पार्ट था, यानी जो विभव मापी का जो पार्ट था, वो बता रहा था कि इस समय जो है परिपथ में जो विभव है वो आपका V है। अब मैंने मान लिया धारा I को T समय तक प्रवाहित करने में किया गया सेल के द्वारा कार्य। धारा I को मान लेते हैं, माना I धारा प्रवाहित करने के लिए
करने के लिए, धारा I प्रवाहित करने के लिए, माना I धारा प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य W है। तो W बराबर एक फार्मूला देखिए अभी मैंने, और तथा विभव कार्य W तथा विभव तथा वोल्ट मीटर का पाठ यानी तथा विभव कितना दे रखा है, तथा विभव V है। तो भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा, W बराबर E बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, W बाई Q पढ़ा है। अब यहाँ से मैंने कार्य माना है W, तो मैं यहाँ से जो कार्य निकालता हूँ तो QE हो जाएगा, QE। और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है। तो जहाँ पर Q है वहाँ पर हम IT लिख सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा IT इंटू E, यानी W बराबर आ गया हमारा EIT। W बराबर क्या आ गया हमारा, EIT। ये मैंने मान लिया समीकरण 1, इसको मैंने क्या माना, समीकरण 1। अब मान लेते हैं भाई ये तो सेल के द्वारा I धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, भाई ये कुल कार्य है। सेल के द्वारा भाई यहाँ पर I धारा प्रवाहित की गई है, इसके द्वारा भाई कुल जो भी कार्य करना पड़ेगा, ये टोटल कार्य है। और टोटल जो कार्य भाई यहाँ से आए, सिर्फ ज़्यादा धक्का लगाना कब पड़ा, क्योंकि जब यहाँ पर एक प्रतिरोध ये आया और दूसरा प्रतिरोध ये आया, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं, धारा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। तो भाई ये रुकावट डालते हैं, रुकावट के कारण ही सेल को कुछ कार्य करना पड़ा। जब सेल को कुछ कार्य करना पड़ा वही जो कार्य होगा, यानी इसके सिरों पर जो किया गया कार्य और इस प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कार्य, यानी दोनों कार्यों का जो योग होगा सेल के द्वारा किए गए कुल कार्य के बराबर होगा। मैंने क्या बताया भैया, सेल ने I धारा प्रवाहित कर दी। समझो चीज को, जो बोल रहा हूं उसे विधिवत रूप से दिमाग में फीड करो। मैंने कहा सेल ने जो है I धारा प्रवाहित की, कितना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि भैया ये वैसे तो धारा प्रवाहित हो रही थी, परंतु यहाँ पर ये धारा के प्रवाह में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ, यानी आराम से वैसे आ रही थी धारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, परंतु यहाँ पर कुछ अवरोध मतलब प्रतिरोध आ गया। जब भैया प्रतिरोध आ रहा है तो ये धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है, धारा के मार्ग में रुकावट डाल रहा है। यहाँ से मान लेते किया गया कार्य W है, क्योंकि यहाँ से टोटल जो कार्य करेगी इससे हमारा W है, परंतु वही कार्य W करना क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर भाई इसे धक्का देना पड़ा। तो मान लेते यहाँ पर जो है W बंद किया और फिर यहाँ से तो निकाल कर ले गए, फिर ऐसे जा रहे हैं और इस प्रतिरोध से निर्गत होने के लिए भाई धारा को फिर W2 कार्य करना पड़ा, W2। यदि हम कह दें सेल के द्वारा जो किया गया कार्य, तो सेल के द्वारा जो है सेल के द्वारा किया गया कार्य में निकालें तो W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2, ये हो जाएगा। क्योंकि भाई प्रतिरोध R यानी बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कार्य और आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कुल कार्य जो होगा वो सेल के कुल कार्य के बराबर होगा। मतलब इन दोनों के कार्यों का योग बैटरी के सेल के कुल कार्य के बराबर होगा। तो अब हम पहले तुमने जो है बैटरी के द्वारा किया गया कार्य इतना निकाल दिया। अब हम लोग निकालेंगे कि बाह्य प्रतिरोध R के सिरों पर किया गया कार्य। वैद्युत सेल के बाहर, भाई ये बाहर वाला है, सेल के बाहर प्रतिरोध, वैद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R तथा इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V', बीच के सिरों का विभवांतर V तथा बीच के सिरों का विभवांतर मैंने मान लिया विभवांतर मैंने मान लिया V है, केवल विभवांतर V मानता हूँ, विभवांतर V है। तो किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा भैया, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर
तो यहाँ पर आ जाएगा W बराबर हो जाएगा आपका VIT। क्यों? क्योंकि भैया हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, W बराबर होता है V बराबर होता है W/Q। एक ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो भैया यहाँ से W बराबर जो निकालेंगे तो आएगा VQ। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा VIT, ये फार्मूला हो जाएगा। तो मैंने मान लिया सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर V है, तो किया गया जो कुल कार्य मैंने मान लिया ये है। तो किया गया कुल कार्य मैंने इसे माना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कुल किया गया कार्य हो गया। और देखें समझे इसे, ये तो किया गया कुल कार्य। इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा ऊपर, यहाँ पर इसे रफ कर देता हूँ। अब इस चित्र इसको नहीं रफ करेंगे, चलो यहाँ पर, हाँ इसमें आ जाएगा भैया। ये तो जो है बाह्य प्रतिरोध यानी इस प्रतिरोध के सिरों पर किया गया कार्य है। और मान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध जो है, आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों, आंतरिक प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर मैंने मान लिया यदि V डैश है। आंतरिक प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर मैंने मान लिया V डैश है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा विभवांतर V डैश है, तो किया गया कार्य बराबर W बराबर हो जाएगा V डैश, क्योंकि इसी के अनुसार V डैश IT हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा V डैश IT। परंतु यहाँ पर विभवांतर बदला है, तो भैया एक ओम के नियम से V डैश प्रोपोर्शनल होता है I, V डैश प्रोपोर्शनल I होता है। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं V बराबर IR, क्योंकि भैया जब प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट R को हम लगाते हैं, यानी एक कांस्टेंट लगाते हैं वो R है। अब मैंने कांस्टेंट R को लगा दिया। अब देखिए ये V डैश का मान इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो W बराबर आ जाएगा IR इंटू IT। तो W बराबर आएगा I स्क्वायर और यहाँ पर I। और ध्यान रखें यहाँ पर कैपिटल R क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध की, और आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल R ना लिख करके हम लिखेंगे स्मॉल r, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे स्मॉल r। तो यहाँ पर I स्क्वायर RT हो जाएगा किया गया कुल कार्य। यानी ये जो है मान लिया W2 है और ये हमारा W1 है। अब नियम क्या कह रहा है भाई, सेल के द्वारा किया गया कुल कार्य जो है, इसके और इसके सिरों के बीच जो कार्य किया गया है, यानी किया गया कुल कार्य इन दोनों के कार्य के योग के बराबर होना चाहिए। तो भैया प्रश्नानुसार यदि हम कहना चाहें तो भैया होना क्या चाहिए हमारा, यहाँ से समझें तो होना चाहिए यानी W बराबर होना चाहिए W1 प्लस W2। मैंने मान लिया यहाँ पर किया गया कार्य W1 और यहाँ पर किया गया कार्य W2। तो W बराबर क्या निकला भैया, W बराबर निकला है EIT, यानी EIT बराबर W1 क्या निकला है VIT। और यहाँ पर भैया W2 निकला है हमारा I स्क्वायर RT। मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसके सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं कुछ बदल गया है, कुछ डिफरेंट हुआ है। तो इस विभवांतर भाई थोड़ा डिफरेंट हुआ है, परंतु उसे हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम कह रहा है जो विभवांतर होता है धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो भैया यहाँ से अनुक्रमानुपाती के अनुसार हमने निकाला तो V डैश बराबर I स्मॉल r आ गया। तो यहाँ पर V की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो I स्क्वायर RT हो गया। अब देखिए यहाँ पर I स्क्वायर RT, अब इसमें कुछ हमें कॉमन मिल रहा है। देखिए IT यहाँ भी है, IT यहाँ भी है और IT यहाँ भी है। तो हम क्या करते हैं EIT बराबर IT को हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर क्या बचा V, यहाँ पर बचा V और यहाँ पर बचेगा केवल I और R, ये हमारा बच गया।
IT से IT कट जाएगा, IT से हमारा IT कट गया तो E बराबर क्या बचा हमारा, E बराबर V प्लस आई आर। E बराबर क्या बचा, V प्लस आई आर, ये हमारा बच गया। V बराबर E प्लस आई आर बचा। और हमें मान लेते हैं V के निकालना है विभवांतर, यानी सेल का विभवांतर। और किसमें, देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा था टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो भैया टर्मिनल विभवांतर ये है हमारा, और यहाँ पर यह स्मॉल आर रखना भी है केवल। विभवांतर ये है और आंतरिक प्रतिरोध ये है। तो भैया V बराबर यदि निकालना चाहें, यदि हम V बराबर, V को इधर ही रहने दें, V को हम इधर ही रहने दें, तो E आपका इधर पॉजिटिव है और आई आर किस में है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये जो है संबंध निकल के आ जाएगा किसके किसके बीच, ये जो है हमारा संबंध निकलेगा, संबंध जो निकलेगा हमारा टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच जो हमारा संबंध निकल के आया वो ये आया है। एक तरफ से इसे दोबारा फिर समझे, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बताया, ये एक सेल है और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, और इस सेल से एक श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध, ही नहीं समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये कह सकते हैं समांतर क्रम में एक प्रतिरोध R जोड़ दिया गया है, और इससे एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इससे एक प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए ये हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और इन दोनों से एक वोल्टमीटर जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसके पश्चात मैंने क्या बताया कि धारा I को प्रवाहित करने के लिए सेल को कुछ कार्य करना पड़ता है। जब विभव क्या पढ़ा गया, V, उस समय किया गया कार्य मैंने मान लिया E बराबर W/Q। तो यहाँ से W मैंने निकाला तो W बराबर आ गया QE, और Q बराबर हमें मालूम है IT होता है, तो Q बराबर मैंने IT रख दिया, तो W बराबर EIT आ गया। वैद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R तथा सिरों के बीच का विभवांतर V है। वैद्युत सेल के बाहर जो प्रतिरोध क्या है हमारा, R है। वैद्युत सेल है उसके बाहर प्रतिरोध हमारा R है, और उसके बीच का विभवांतर V है। तो मैंने मान लिया, तो किया गया कार्य भैया, क्योंकि इस वाले फार्मूले से मैंने देखो यहाँ पर निकाला है, तो भैया Q की यहाँ पर मैंने क्या किया है, IT रख दिया है, तो W1 बराबर आ गया VIT। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर कार्य निकाला है, दोनों कार्यों को जोड़ दिया, यानी इस वाले कार्य को और इस वाले कार्य को, दोनों कार्यों को जोड़ा और इस कार्य के बराबर कर दिया, तो हमें यह संबंध निकल आया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें और, जैसे इससे संबंधित कुछ नियम देख लें। यदि कहीं पर यह कह दिया जाए कि हमारी सेल जो है चार्ज हो रही है, उस समय वैद्युत वाहक, क्योंकि इसमें हमने डिफिनेशन में क्या डाला था, डिफिनेशन में एक चीज और लिखी थी, टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। टर्मिनल विभवांतर, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा था मैं बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने लिखा था सेल का टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, हाँ यही सब निकाला था। टर्मिनल विभवांतर भी निकला था और वैद्युत वाहक बल भी निकला था। देखिए ये हमारा E क्या है, वैद्युत वाहक बल, और R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और V क्या है, टर्मिनल विभवांतर। इन सभी में हमारा यह संबंध निकल के आ गया। ठीक है, ये सभी हमारा संबंध निकल के आया। इसके पश्चात कुछ चीज़ें और हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यदि कहीं पर यह फार्मूला हमारा लिखा है E माइनस आई आर बराबर V। V क्या है, ये हमारा V जो है टर्मिनल विभवांतर, यानी किसी चालक के सिरों का विभवांतर। V जो है हमारा टर्मिनल विभवांतर, यानी चालक के सिरों का विभवांतर, चालक के सिरों का विभवांतर है। और ये स्मॉल r है भैया, ये आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है हमारा। ये क्या है, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है। और ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, ये हमारा जो है विद्युत वाहक बल है। अब देखें जो V बराबर निकला E माइनस आई आर, V बराबर क्या निकला, E माइनस आई आर निकला। अब मान लेते हैं पहली स्थिति यदि हम कह दें, यदि हमारा सेल क्या है,
आवेशित हो रहा है। आवेशित का मतलब ये आवेश को ग्रहण कर रहा है। आवेशित का मतलब ये आवेश को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो भैया पहले पॉइंट में लिख दें, यदि सेल आवेशित हो रहा है, सेल आवेशित हो रहा है, हो रहा हो, तो क्या होगा भैया, ये वैद्युत वाहक बल किसका है, सेल का है। अब मान लेते हैं ये हमारी सेल है, ये क्या है, हमारी सेल है, और इस सेल का वैद्युत वाहक बल E मान लिया, और इसे मैंने आवेशित कर रहे हैं। तो आवेशित करने के लिए भैया ये सेल क्योंकि E एक प्रकार का विभवांतर ही होता है, यानी जो आपका वैद्युत वाहक बल है एक प्रकार का विभवांतर ही होता है। मान लेते हैं ये भी हमारा क्या है, V है, ये भी मैंने क्या मान लिया, V। और यहाँ पर भाई किसी ऊर्जा स्रोत से यानी किसी विद्युत का कोई बड़ा स्रोत है, उससे मैंने बैटरी को जोड़ दिया, अब मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में इस बैटरी का जो विभवांतर होगा कम होगा इस वाली बैटरी से। तो मतलब यदि सेल आवेशित हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं सेल आवेशों को ग्रहण कर रहा है, यानी सेल आवेशों को ग्रहण कर रहा है। इस स्थिति में जो सेल का वैद्युत वाहक बल जो है वो छोटा होगा V की अपेक्षा। इस स्थिति में जो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा वो छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सेल के पास यदि ज़्यादा वैद्युत वाहक बल हो जाएगा, भाई मान लेते हैं इसके पास ज़्यादा विभवांतर हो गया, तो ये भैया धारा इससे नहीं देने लगेगी, भाई ये धारा क्या करेगी, बड़ी वाली बैटरी को देने लगेगी। परंतु अब इस समय इस वाली बैटरी के पास विभवांतर यानी यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट है, तो इधर 4 ही वोल्ट है, तो जाहिर सी बात है धारा इधर ही आएगी, धारा क्या होगी, इधर ही आएगी। क्यों? इस स्थिति में जो होता है सेल का वैद्युत वाहक बल इसके टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है, कम होता है, यानी इस समय E जो है लेस देन है V से। कब? जब हम सेल को आवेशित करते हैं, यानी जब सेल हमारा आवेशित किया जा रहा हो, आवेशों को ग्रहण कर रहा हो, उस स्थिति में। और दूसरी स्थिति भैया जब सेल निरावेशित हो रहा है, जब सेल क्या है हमारा, निरावेशित हो रहा है, जब सेल निरावेशित हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, यानी जब सेल क्या है, निरावेशित हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होता है, मतलब अब मैंने एक बैटरी ले ली, ये मैंने बैटरी जो हम ये वाली बैटरी मैंने यहाँ पर रख दी, अब इससे मैंने एक छोटी सी बैटरी जोड़ दी, मैं इसे इस वाली बैटरी से चार्ज कर रहा हूँ। इसका मतलब इसका जो आवेश है, इस वाली बैटरी का आवेश इसमें जा रहा है, इस बैटरी का आवेश इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब इस बैटरी का जो विभवांतर है, यानी विभव 5 वोल्ट है मान लेते हैं, इसका मान लिया मैंने 2 वोल्ट है, तो इसका 5 वोल्ट। इस स्थिति में जब निरावेशित हो रहा होता है तो जो विभवांतर यानी टर्मिनल विभवांतर, यानी इस चालक के सिरों का जो विभवांतर होता है वो इस सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। इस स्थिति में क्या हो जाता है, E आपका E जो है बड़ा हो जाता है, किससे, टर्मिनल विभवांतर से, टर्मिनल विभवांतर से। अब यदि हम कह दें यदि हम धारा ले नहीं रहे हैं, यानी इस स्थिति में मान लेते हैं कहीं पर हम धारा का आवेश नहीं कर रहे हैं, धारा का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, यदि जो है सेल हमारा शांत अवस्था में है, मतलब हम उससे धारा को ना ले रहे हैं और ना ही दे रहे हैं, तो भैया यहाँ पर V बराबर E माइनस आई आर है, V बराबर E माइनस आई आर है। तो यहाँ से यानी धारा बराबर मैंने क्या होता है, 0, मतलब धारा का हम आदान प्रदान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो भैया V बराबर आ जाएगा E माइनस आई की जगह पर 0 गुणे, और यहाँ पर स्मॉल r होगा भैया, गुणे r, तो V बराबर क्या आ गया भैया, हमारा E आ गया, V बराबर क्या आ गया, E। यानी ये कौन सी स्थिति है, जब हमारा सेल शांत अवस्था में है, ना आवेश ले रहा है और ना आवेश दे रहा है, तो इस स्थिति में टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल दोनों क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। टर्मिनल विभवांतर तथा वैद्युत वाहक बल दोनों बराबर होते हैं। अब यहाँ से ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इनको अपनी भाषा में सरल तरीके से, अच्छी तरीके से पॉइंट
एक एक नंबर डाल के नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब देखें कुछ चीजें और समझते हैं हम लोग। यदि इसी फार्मूले से यदि कहीं पर कह दिया जाए आर का मान निकाल के लाइए, तो भैया हम लोगों ने अभी जो फार्मूला पढ़ा ई बराबर क्या था हमारा, v माइनस ए था, नहीं v बराबर था हमारा, v बराबर था ई माइनस आई आर, और जो कि हमारा स्मॉल आर है। यदि कह दिया जाए आंतरिक प्रतिरोध की कहीं पर गणना करने को कह दे तो कैसे निकालेंगे आंतरिक प्रतिरोध, तो भैया हम क्या करते हैं, आर हमें निकालना है, आर हमें क्या करना है, निकालना है, तो भैया आर को तो हम इधर ही रखेंगे और v और e को क्या करें, e हमारा प्लस में है, देखो e हमारा प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या बचा, माइनस का आई आर बचा हमारा, और हमें निकालना है आर की वैल्यू, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई माइनस वी, या एक स्थिति और भी हम कर सकते हैं, v बराबर ई माइनस आई आर, हाँ ये भी ठीक है। तो r बराबर यहाँ से निकल के आएगा v माइनस ई अपान आर, v माइनस ई अपान आर, ये आ जाएगा। परंतु ये थोड़ी मिस्टेक लग रहा है हमें, एक कार्य दिमाग और कर लें, 2 मिनट रुक जाओ अभी, एक तरीका और है। अब की बार आई आर को इधर भेज दो, v और आई आर किस में है, माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, आई आर बराबर क्या बच गया हमारा ई, और अब हम v जो है हमारा पॉजिटिव है, उधर भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो e माइनस वी, ई माइनस वी हो जाएगा। और तो यहाँ पर निकालना चाहें r की वैल्यू, तो e माइनस वी अपान आ जाएगा r, अपान क्या आ जाएगा, अपान आ जाएगा भैया, r की वैल्यू निकाल रहे हैं, अपान आ जाएगा हमारा i, अपान क्या आ जाएगा हमारा i आ जाएगा। यानी कहीं पर हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना पड़ जाए तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे, ये जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कहीं पर कुछ स्थितियां और आ सकती हैं, मान लेते हैं केवल सेल का आंतरिक प्रतिरोध ही नहीं निकालना पड़ सकता है, कहीं पर भैया जब धारा दी होगी तो इसका मतलब भैया ये देखो, ये कोई हमारी सेल है और इस ये सेल है भैया, ये हमारी देखिए ये, और इसमें ये आंतरिक प्रतिरोध, तो इस सेल से भैया एक बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा होगा। अब ये कहें प्रतिरोध ना जुड़ा हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी चालक, दुनिया का कोई भी चालक आदर्श चालक नहीं हो सकता है, मतलब प्रतिरोध की वैल्यू जो है शून्य नहीं हो सकती है, किसी भी चालक में जो प्रतिरोध की वैल्यू जो है शून्य नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब प्रतिरोध जो बिल्कुल जुड़ा होगा, कोई भी परिपथ आप लें, तो कहीं पर यदि बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है, मान लेते हैं कोई बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है, तो भैया I बराबर फार्मूला एक होता है V अपान आर, तो I बराबर V अपान आर, यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो क्या हमारा फार्मूला बनेगा, तो R बराबर आ जाएगा E माइनस वी, और I की जगह पर V अपान आर वैल्यू पुट कर दिया, I की जगह पर V अपान आर। अब देखिए ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, हर की गुणा अंश के साथ हो जाएगी। यदि हम क्या करें, यहाँ पर e माइनस वी इसके बटे 1 मान लें, अपान कर दें v अपान r, तो हर की गुणा अंश के साथ और अंश की गुणा हर के साथ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर e माइनस वी की गुणा हम कर देंगे r के साथ, और यहाँ पर जो 1 की गुणा हो जाएगी v के साथ हो जाएगी। तो r बराबर जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा हमारा ई आर माइनस वी आर, ई आर माइनस, या इसे रहने दें अभी लिखने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपान हम कर दें v, ये हो गया। अब देखिए कुछ इसमें से एलसीएम हमें मिल रहा है, देखें हम लिख सकते हैं इसे r बराबर ई माइनस वी, और हमने ले लिया r कॉमन, और दोनों के बटे में v तो हमारा है ही, दोनों के बटे में क्या है हमारा v, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बटे में हो जाए, कैसे हो गया देखिए, ई आर के बटे v कर दिया, माइनस वी आर के बटे हमने v कर दिया, ठीक है, वी आर के बटे v कर दिया। अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसे, तो r बराबर हमने क्या किया, यहाँ पर r देखिए r ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर हमारा बचा क्या, ई
अपान बचा v, यहाँ पर केवल r चला गया, e अपान v बचा और यहाँ पर v अपान v बचेगा, v से v कट जाएगा तो r बराबर जो e अपान v माइनस का 1 और ये आ जाएगा r। ये फाइनल फार्मूला मिल गया किसके लिए? आंतरिक प्रतिरोध के लिए। ये जो है हमारा फाइनल फार्मूला किसके लिए है? आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए। ये टोटल फार्मूला आप लोग नोट कीजिए विधिवत रूप से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखें। यहाँ से प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, और यदि आप विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, हमारे आप जो है चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर लें यूनिक ज्ञान एकेडमी को। और इसके अतिरिक्त यदि आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, मैंने एक शर्त रखी है, हैंड रिटन नोट्स उन्हीं स्टूडेंटों को मिलेंगे जो प्रतिदिन यानी प्रत्येक वीडियो को विधिवत रूप से क्रम से देख रहे हैं, यानी रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हैंड रिटन नोट्स मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कहाँ पर मिलेगी। इसके लिए आपको 9118920840 पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, तब आपको यूनिक ज्ञान एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और उसी ग्रुप पर जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इन सभी की PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे व्हाट्सएप के थ्रू। और टेलीग्राम चैनल से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप उससे जुड़ सकते हैं। चलो और देखते हैं कुछ चीज़ें आगे। ये तो हुआ आंतरिक प्रतिरोध। और यदि कहीं पर हम धारा की गणना करें, यदि कहीं पर धारा का मान पूछ दिया तो धारा का मान कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कोई ये चालक हो और किसी चालक में धारा का मान पूछ दिया जाए। भैया देखो, ये एक बैटरी है यानी एक सेल है, और सेल से एक ये प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध यानी R है। अब इससे हम क्या कर रहे हैं? धारा का प्रवाह कर रहे हैं। और मैंने बताया धारा का प्रवाह करने के लिए चालक की आवश्यकता होगी, तो भैया एक चालक जोड़ दिया। और मैंने ये भी बताया कोई भी चालक ऐसा नहीं है जो आदर्श चालक हो, इसका मतलब इसमें भी प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध है। तो इस चालक में प्रवाहित धारा का मान हम कैसे निकालेंगे? एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि भैया आप लोग जो है अमीटर से माप सकते हो, अमीटर से माप सकते हो, परंतु हमें यदि अमीटर भी ना लगाने दिया जाए तो कौन से फार्मूले से हम लोग निकालेंगे? तो देखिए, हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, जो है V बराबर E माइनस IR, ये फार्मूला पढ़ा था। अब देखिए V बराबर हमने एक फार्मूला और बताया IR होता है। अच्छा, जहाँ पर ये R क्या है? ये हमारा कैपिटल यानी बाह्य प्रतिरोध है। तो V की जगह पर IR वैल्यू पुट कर दें तो IR बराबर E माइनस I स्मॉल r। और यहाँ से यदि हम निकालना चाहें किसका? धारा का मान, तो देखिए इसको हम इधर लाते हैं IR, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा IR बराबर आ गया हमारा E, बराबर आ गया E, और ये हमारा स्मॉल r है। इसमें हमने क्या किया? I कॉमन ले लिया तो R प्लस R बराबर E। तो I बराबर जो फाइनल फार्मूला आएगा हमारा E अपान R प्लस R। यानी किसी परिपथ में यदि हमें धारा निकालनी पड़ जाए तो इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये कब? जब जो है किसी परिपथ से कोई चालक को जोड़ा जाता है और उस चालक में बाह्य प्रतिरोध जुड़ा है। और मैंने आपको बताया कोई भी ऐसा चालक नहीं जिसमें भी कोई प्रतिरोध ना हो। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। कल की वीडियो हम लोग समझेंगे वैद्युत सेलों का संयोजन, और इसके बाद 2 वीडियो इस चैप्टर की और आएंगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अगले चैप्टर की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार, थैंक यू।